नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास मुलाकात कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। खास मुलाकात कार्यक्रम के लिए खास शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ जी। स्वागत है सर आपका साधना न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम। धन्यवाद सर। देखिए, खास मुलाकात कार्यक्रम में तो जाहिर सी बात है कि खास चर्चा होगी। आगे तो हम सवालों पर बात करेंगे, लेकिन इस चर्चा में ठीक है, राजनीतिक करियर की बात करेंगे, आपके जीवन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल भी यही है कि आपने आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कब की, कैसे की और कैसा वो पड़ाव रहा, कैसा दौर रहा, क्या कुछ खट्टी मीठी यादें, क्या कुछ बातें साधना न्यूज के दर्शकों को शेयर करें। वैसे तो मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक मैंने ITC OTC यूँ किया, RSS के जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं। और शुरू में तो विद्यार्थी परिषद जो कॉलेज जीवन में होता है उसमें रहा। उसके बाद फिर कॉलेज छूटने के बाद मैं संघ का प्रचारक भी रहा 7.5 साल तक। वैसे तो 2 वर्ष के लिए निकला था मैं, लेकिन आपातकाल लग गया था देश में जब इंदिरा गांधी जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको अयोग्य घोषित कर दिया था। उनके खिलाफ में फैसला दिया था राजनारायण जी का जो अपील पर। तो उसके बाद इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा जी ने और RSS पे प्रतिबंध भी लगा दिया था। तो हम लोगों को भी अंडरग्राउंड रह करके आंदोलन चलाना था। मैं उसमें मैंने भागीदारी निभाई और उसके बाद फिर जब प्रतिबंध हटा तो कुछ वर्ष तक और भी मुझे वापिस व्यवस्थित करने में, RSS के काम को व्यवस्थित करवाने में मुझे कुछ समय देना पड़ा। ऐसे करके 79 तक मैं RSS में प्रचारक के नाते रहा। उसके बाद ग्रस्त जीवन में आए तो मैंने टेक्सटाइल लाइन का काम शुरू किया। टेक्सटाइल लाइन का काम करते करते और फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। उससे पहले जनता पार्टी थी जिसमें हमारा जनसंघ का भी विलय हो गया था। तो उसमें अमृत नाटक को हमने वहाँ से चुनाव लड़ाया था पाली से लोकसभा का, वो जीत भी गए थे। उसमें भी थोड़ा काम किया। फिर जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो फिर विभिन्न पदों पर रहते हुए कभी कोषाध्यक्ष, फिर 4 बार जिलाध्यक्ष, एक बार कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी रहा। फिर MLA बना 2003 में। 8 में मुझे नहीं लड़ाया, 13 में लड़ाया, मैं फिर MLA बना। राजस्थान सरकार में मैं उप मुख्य सचिव भी रहा। मुझे राज्यसभा में भेज दिया। उतार चढ़ाव कितने आए सर? खूब जीवन में उतार चढ़ाव तो खूब। व्यापारिक क्षेत्रों में भी, RSS में भी। प्रतिबंध काल में हमको अंडरग्राउंड रहना पड़ा। वो भी एक अविस्मरणीय वो काल था हमारा कि गुप्त रह करके और आंदोलन चलाना, लोगों को तैयार करके जेल भेजना। और 19 महीने तक लोग जेलों में बंद रहे और हमको उनके परिवार को संभालना था, उनको बूस्टअप करना था, हमारी गतिविधियाँ चालू रहे और इमरजेंसी कैसे हट सके उसमें अपना योगदान दे, समाज को जागृत करें। और यही कारण रहा कि पूरे देश में जब ये RSS ने इस प्रकार का चलाया, सभी दलों ने सहयोग किया तो इमरजेंसी भी हटी, खुद इंदिरा जी भी चुनाव हारी, संजय गांधी भी चुनाव हारे। वातावरण बनाया था देश में बहुत जोरदार। तो एक बहुत बड़ा एक कालखंड निकला। और उसके बाद व्यापारिक क्षेत्र में आए तो आटा दाल का भाव बाद में मालूम पड़ा। पहले तो प्रचारक थे तो ठीक है, घूमते आते रहते थे। फिर टेक्सटाइल लाइन में मैंने काम शुरू किया। फिर मैंने बाद में माइनिंग शुरू किया। मेरा मिनरल जो निकलता है उसको प्रोसेस करके मैं तो कई उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं। राजनीति में भी खूब उतार चढ़ाव देखे। ये तो जीवन संघर्ष है, वो करना ही पड़ता है। और हमने भी किया। बिल्कुल, चूंकि आप संघ की विचारधाराओं से प्रेरित है, राजनीति में आने का कोई विशेष कारण या किसी ने सलाह दी कि आप राजनीति में जाओ,
या फिर संघ की विचारधारा आपको बहुत ज्यादा पसंद आई? क्या विचारधाराओं से प्रेरित हुए? देखिए, संघ में मैं था तो एक मन में इस प्रकार का एक इज्म जिसको कह सकते हैं अपन, इस देश में ऐसी गतिविधियां हो रही थी जो हमको पसंद नहीं थी। जैसे तुष्टीकरण, तो तुष्टीकरण हमको पसंद नहीं था। तो इस कारण से एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज के हितों का क्षण हो, तो ये ठीक नहीं था। तो स्वतः ही हम जुड़ते गए, जनसंघ बना तो थोड़ा बहुत उसके प्रति आकर्षण बना रहा। उसके बाद जनता पार्टी में विलय हुआ तो उसके साथ में लग गए। फिर जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। कभी ये चुनावी राजनीति में जाने का मन नहीं था, लेकिन एक बार कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ तो कह दिया कि आपको लड़ना चाहिए। तो मैंने कोऑपरेटिव का चुनाव लड़ा तो स्वतः ही पहले वार्ड से निर्विरोध हो गए, फिर बैंक में चेयरमैन भी निर्विरोध हो गया। ये चलता रहा और अभी राज्यसभा में भी निर्विरोध हुआ। ये सब शुरू से ही चलता रहा। तो एक परिस्थिति ऐसी बनती गई कि मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। बिल्कुल लगता है कहीं ना कहीं जनता का प्यार और आपस में संघ की विचारधारा, और मैं यूँ कहूँ कि संगठन में भी शक्ति जो है वो देखी गई और आपको निर्विरोध जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। 2 बार विधायक भी रहे हैं आप। अब जैसा कि आप मुख्य धारा के राजनेता हैं, राज्यसभा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं की उम्मीदें कैसे पूरी कर पाएंगे? देखिए, राज्यसभा में अधिकांश समय तो वो लगता है कि जो लोकसभा में बिल पारित होते हैं वो फिर राज्यसभा में जाते हैं चर्चा के लिए। ज़्यादा समय तो हमारा उसमें लगेगा। लेकिन क्योंकि मैं क्षेत्र से, धरातल से निकल करके आया हूँ, इसलिए मुझे अपने राजस्थान की चिंता है। राजस्थान में क्या अभाव है, किस प्रकार की समस्याएं हैं, हमारा नागरिक किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, वो हमको पता है। तो इसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जैसे जो भी पानी की समस्या है, यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम है, बिजली के मामले में भी आत्मनिर्भर कैसे बन सके, किसानों के हितों की रक्षा कैसे कर सके, ये सब काम हम लोग करेंगे। वहाँ पर शून्यकाल और प्रश्नकाल भी होते हैं तो उसमें भी हम उसका उपयोग करेंगे और कैसे कर सकते हैं। फिर राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच का सेतु का काम हम लोग करेंगे, तो उसमें भी अपनी भूमिका निभाएंगे। कहते हैं ना कि हमारे समर्थन होते हैं, समर्थक होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि विरोधी भी होंगे। अब वो राज्यसभा में पहुंचकर आपने विरोधियों को सबक सिखाया, ये जीवनदान है या विरोधियों को सबक है? एक बात बताऊं मैं आपसे, मैंने कभी विरोध पैदा नहीं किए, विरोधी तैयार नहीं किए। बिल्कुल नीतिगत विरोध होता है, सिद्धांतों का विरोध होता है, लेकिन व्यक्तिगत मित्रता मैंने सबसे बना के रखी। बिल्कुल कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होने दी हमने कि जिससे कोई व्यक्तिगत रूप से कोई मेरे से नाराज हो या मैं किसी के प्रति नाराज रहूं। कई कांग्रेस के भी लोग हैं, वरिष्ठतम नेताओं से भी मेरा यूँ सजीव संपर्क है, मिलनसारिता है। मैंने बीना जी के सामने चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव बीना काग के सामने, तो बहन भाई की तरह हमने चुनाव लड़ा। 2003 में मैंने पहले बार जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो बीना जी वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर थी जी। तो हम आपस में कहीं भी रास्ते में भी टकरा जाते थे तो रुकते थे, पूछते थे क्या हाल है, कैसे चल रहा है, कल क्या प्रोग्राम है, किधर जाओगे। वो भी पूछती थी भाई साहब आप मुझे बता दिया करो आपका प्रोग्राम हो तो मैं थोड़ा उस हिसाब से उधर नहीं आऊँ। ऐसा करके हमारा आपस में कहीं समारोह में मिलते थे तो बहुत अच्छी तरह से बहन भाई की तरह बैठ कर बातें भी करते थे। चुनाव में मैं जीता, दूसरी बार तो सर्वाधिक वोटों से मैं जीत करके आया। 2013 में तो बीना जी ने जितने वोट प्राप्त किए उससे भी अधिक वोटों का अंतर था जी। लेकिन हम आपस में चुनाव जीतने के बाद वही नमस्ते, वो घर में जाके संभालना, कैसे हो, तबीयत ठीक है वगैरह वगैरह, ये सब हमारा। और वैसे भी चाहे गहलोत साहब हो या कोई भी हो, हम राजनीतिक मतलब विरोध है जी, पर्सनल विरोध नहीं, किसी से भी नहीं। बिल्कुल, आप इसी छवि के कारण मुझे लगता है सभी को पसंद आते हैं और कहीं ना कहीं आपके राज्यसभा निर्विरोध एक तरीके से
सदस्य बनाए जाने का कारण भी यही है, क्योंकि सेंटर से कहीं ना कहीं एक यूं कहें कि सपोर्ट मिला है, क्योंकि आप पहले की पुरानी राजनीति से जुड़े हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से जुड़े हुए हैं, और आज मोदी जी का यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौर है, वो है 21वीं सदी है। कितना बदलाव देखते हैं उस राजनीति में और इस राजनीति में? बदलाव बहुत है, बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले के नेता चाहे भरोत सिंह जी, शेखावत, मेरे जिले से 2 बार विधायक रहे, तब मैं 2 बार जिलाध्यक्ष था जी। पाली का मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, और वो बाली से, पाली जिले में एक बाली विधानसभा है, वहां से वो विधायक 2 बार रहे। मैं उनको बहुत निकट से जानता हूँ। वो हमेशा अपने, चाहे थोड़ी भी नाराजगी किसी से होगी तो कहते थे कि उससे मिल के जाना जी। आजकल ये हो गया कि उससे क्यों मिले। बिल्कुल सही है। बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। ये अंतर तो यही है। पहले की गरिमा थी, विरोध भी करते थे तो नीतिगत विरोध होता था, सिद्धांतों का टकराव होता था, लेकिन आपस में बहुत तालमेल रहा करता था। मतलब जैसे एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी जी। एक वकील किसी की वकालत करता है तो जोरदार तर्क देकर के और सामने वाले को पराजित करने का प्रयास करता है, लेकिन बाहर आकर के साथ में बैठ करके चाय पीता है। तो यही एक खेल की भावना से होना चाहिए। मैं लोकतंत्र का पक्षधर हूँ, और लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए जी। मेरी एक व्यक्तिगत ही नहीं है, ये तो मैं बताऊँ आपको, लोकतंत्र का तकाजा है जी। कि विपक्ष तो होना ही चाहिए। तो हम कभी भी नहीं कहते कि विपक्ष मुक्त राजनीति नहीं, विपक्ष हो, लेकिन हम अपनी विचारधारा के पक्षधर हैं, और हमारी विचारधारा मजबूत होनी चाहिए, हम सक्षम होना चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र लोगों में पैदा होना चाहिए, विपक्ष में भी होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र तो सब में होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए ये कोई ठेका नहीं है किसी एक वर्ग विशेष का, लेकिन ये तभी है, मैं कई बार कहा करता हूँ, हालांकि मैं विषयांतर हो जाऊंगा। ये जैसे हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया जी। उस समय यदि कांग्रेस के नेता हमारी सेना का धन्यवाद कर देते तो ये कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। बिल्कुल। उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए, कहाँ हुआ, कहाँ सर्जिकल, कहाँ कोई किसी का कोई नुकसान ही नहीं हुआ, फालतू करते हो, यूं करते हो। सेना पे प्रश्न करना शुरू कर दिया, इसलिए वो कटघरे में खड़े होते हैं। अभी जैसे राम जन्मभूमि वाला इश्यू हुआ, मंदिर बना, तो कहते हैं बहुत अच्छा है, राम सबके हैं, वो है, और उससे स्वागत कर लेते, बहिष्कार नहीं करते। तो शायद सोनिया जी को मेरे यहाँ राजस्थान में राज्यसभा से नहीं जाना पड़ता, वो चुनाव लड़ती। बिल्कुल। उन्होंने चुनाव इसीलिए नहीं लड़ा और बैकडोर से आए कि बोले वहां तो जीत ही नहीं सकेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का बहिष्कार कर दिया। तो वहाँ एक एटमॉस्फेयर ऐसा बना कि ये तो राम के विरोधी है। वो खुद ऐसे वातावरण बनाते जा रहे हैं। हमने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया। हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो भी राष्ट्रवादी बने, हर प्रत्येक दल को राष्ट्रीय चरित्र वाला होना चाहिए। ये जरूरी है। प्रत्येक दल यदि राष्ट्रीय चरित्र का रहेगा तो ठीक है, हर सरकार काम करती है, विकास तो हर कोई चाहता ही है जी। कोई ऐसा नहीं है कि वो विकास रोकना चाहता होगा, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र नहीं है तो जनता नकार देगी उनको जी। ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प को कैसे देखते हैं आप? मोदी जी एक विलक्षण व्यक्तित्व है। मैं सच्ची बात, मतलब कोई इसलिए नहीं कि वो मेरी पार्टी के हैं, मैं इसके अलावा भी कहता हूँ कि उस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, प्रत्येक नागरिक को समृद्ध करने के लिए, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया जी। न उनका परिवार पूरा भारत है जी। बिल्कुल। प्रत्येक नागरिक जो है वो अपना परिवार मानते हैं, व्यक्तिगत उनका कुछ भी नहीं है। वो राष्ट्रीय चरित्र प्राथमिकता को देता है, और फिर देश का मान कैसे बढ़े, दुनिया में भारत सक्षम होकर के कैसे उभरे, इसमें वो अपना संपूर्ण समय लगाते हैं। इसलिए मैं इनको विलक्षण व्यक्ति मानता हूँ। तपस्वी जीवन है, समय बहुत देते हैं, एनर्जी भी उनको ईश्वर देता है, ये सब कुछ है। तो मैं तो उनके बहुत मतलब उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ, और ये प्रयास करता हूँ कि ऐसा महान नेतृत्व देश को मिला है, ये मिलता रहे और भारत ताकत प्राप्त करता रहे। बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यहाँ बात हो रही है,
तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा। 500 साल का जो सपना था मुझे लगता है पूरा हुआ और राम भगवान अयोध्या आए, झोपड़ियों से महलों में आए जहां उनकी जगह थी। उसके साथ ही राठौर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये कहते हैं कि इस कलयुग में हमें लगता है मोदी जी भगवान है, कुछ लोग उन्हें भगवान का भी रूप देते हैं। और इतना ही नहीं, जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद तो कुछ ना कुछ सनातन धर्म और संस्कृति इसको भी बढ़ावा मिला है। क्या लगता है कि अब ये दिन मतलब सनातन धर्म जो पहले देखा करते थे इस कलयुग में सनातन धर्म, और सबसे बड़ी बात त्रेता युग और द्वापर युग सतयुग उसमें उस समय देखा जाता था, लेकिन इस युग में सनातन धर्म को इतनी महत्वता युवा भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लगता है मोदी जी की देन है। देखिए, भगवान शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है जी। महापुरुष शब्द प्रयोग करना ज्यादा अच्छा है। मर्यादावान महापुरुष कैसे? आम किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को किस प्रकार से हम मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने और योजनाएं दी है। बीमा फसल का करवाना, इंडिविजुअल किसान की फसल का बीमा करवाना, MSP बढ़ाना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना, भूमि की उर्वरक शक्ति को कैसे अपन ठीक कर सकते हैं, उसमें मृदा परीक्षण करवाना, फिर ऐसे कई काम हैं। रोजगार के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दी जिससे कि लोग अपने कुटीर उद्योग शुरू कर सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये फिर कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो उन्होंने काम किया, जिसमें अपन ये जैसे पहले अपन शस्त्र बाहर से खरीदते थे, अब अपन शस्त्र निर्यात करने की स्थिति में आ गए। ये कोई कम बात नहीं है, है ना। भारत में रॉ मटेरियल्स यहाँ पर उपयोग में लिया जाए। पहले रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, अब रॉ मटेरियल यहाँ उपयोग में लिया जाए और यहाँ का उत्पादन बाहर बेचेंगे तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, इनकम ज्यादा होगी। यहाँ पर आयात कम हो, निर्यात ज्यादा हो, इस दिशा में उन्होंने प्रयास किया। पहले बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अब उन्होंने ये घरेलू यानी घर पर भी अपनी सोलर प्लांट वो लगा करके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके बिजली के मामले में। फिर कईयों को प्रोत्साहित किया कि वो अपनी बेकार जमीन भी पड़ी है तो वहां पर वो ये पैनल्स लगा करके और बिजली बैंक, विद्युत बैंक जिसको कह सकते हैं, कि वो अपनी बिजली वहां जमा करा दे डिपार्टमेंट को और यहाँ ले ये मतलब विद्युत बैंक उन्होंने शुरू करा है। कोई पवन ऊर्जा से बिजली पैदा कर रहा है और यहाँ कारखाना चला रहा है तो वो वहाँ बिजली डिपार्टमेंट को जमा करा दे और यहाँ ले। कई योजनाएं बहुत जोरदार है, मतलब यूं तो कहें तो जितनी गिनाऊं मैं गिना सकता हूँ। कई योजनाएं उन्होंने ऐसी दी है। भारत की प्रतिभा पलायन करती थी, यानी यहाँ एक डॉक्टर पर करोड़ों रुपए अपना खर्च होता है, आपका मेरा पसीने की कमाई उस डॉक्टर को तैयार करने में होती है और वो डॉक्टर डॉक्टरी करके और बाहर चला जाता है, वहां जाकर के अपनी प्रतिभा वहां दिखाता है। ये ठीक नहीं है। इंजीनियर को तैयार करने में हमारी कितनी एनर्जी लगती है, कितना पैसा खर्च होता है, एक कोई वैज्ञानिक तैयार करने में कितना पैसा खर्च होता है। तो इस देश की वो शक्ति है और वो बाहर जाकर के और अपना वहां पर योगदान देगी तो हमारा तो नुकसान ही हुआ ना। तो इन्होंने ये प्रयास किया कि हमारी प्रतिभाओं को यहाँ प्रोत्साहन मिल सके, उनको क्या सुविधाएं चाहिए वो सब सुविधाएं हम यहाँ दें और वो अपनी प्रतिभा का यहाँ पर उपयोग करके और इस देश को मजबूत करने में दे, तो यानी ये बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। ये एक चला दिया उन्होंने, अब एक भावना लोगों में पैदा कर दी। वो पहले प्रयास यह करता है कि मैं यहाँ कर सकता हूँ कि नहीं, यहाँ यदि ये कर सकता हूँ तो फिर मैं यहीं रहूँ, क्यों मैं बाहर जाऊँ। और फिर यहाँ देखिए रेलवे में कितना उन्होंने किया, चाहे वंदे भारत हो या और ट्रेनों का विस्तार किया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है ये दिया है। फिर ये एक और किया इन्होंने कि कृषि आधारित कोई यूनिट लगाना चाहे तो उसको कोई कन्वर्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। अपनी जमीन में वो कृषि उत्पाद जैसे मसाला तैयार करना ऐसे कुछ करे तो उसको मतलब वो अपने
खेत के अंदर कारखाना लगा सकता है। कई बातें ऐसी है, गिनाई जाए कितनी ही गिना सकते हैं। मतलब हर जगह संसाधन दिए। पर एक सामान्य धरातल से उठा हुआ व्यक्ति ये आम नागरिक की प्रॉब्लम को समझता है। बिल्कुल। और वो है एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, बिल्कुल, ये सब समस्याएं जानता है और वो आगे बढ़ा है, उसको नेतृत्व मिला है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो सब समझते हैं। बिल्कुल। इसी के चलते आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को एक तो ये देना चाहूंगा कि जैसे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैंने धैर्य रखा तो राज्यसभा में पहुंच गया। बिल्कुल सही है। यदि मैं विचलित हो जाता, जैसे मेरी 2008 में टिकट काट दी जी, और मैंने पार्टी का काम किया होता और मैं इधर उधर डगमगा जाता तो मैं कहीं भी नहीं आता। 13 में मुझे फिर टिकट दे दिया, मैं हाईएस्ट वोटों से जीत के गया। 18 में टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर पार्टी का काम करता रहा। 23 में मैंने मांगा, नहीं दिया, फिर भी मैं काम करता रहा। उसी का परिणाम है कि मुझे राज्यसभा में भेजा। तो ये धैर्य है, ये जरूरी है। तो युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए परिश्रम में, और अपने व्यक्तिगत जीवन को और कैसे ठीक कर सकें उसमें ध्यान देना चाहिए। तो निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे। और फिर राष्ट्रीय चरित्र बहुत जरूरी है। मैं व्यक्तिगत चरित्र से ज्यादा राष्ट्रीय चरित्र को महत्व देता हूँ, ये जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका साधना न्यूज में जुड़ने के लिए। नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि मेरे मन के भावों को आपने जन तक पहुंचाने का और जो एक मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ मौजूद थे राज्यसभा सदस्य मदन राठौर जी, जिन्होंने अपनी जीवनी यहाँ साधना न्यूज के दर्शकों को शेयर की। साथ ही किस प्रकार राष्ट्र प्रेम के प्रति हर युवा को एक संदेश दिया, वो बेहद जरूरी है। आप भी अपने जीवन में इस संदेश को अपना सकते हैं, ला सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। आगे भी हम एक खास शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे, ऐसे ही खास शख्सियत से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।